of inflation as well as mitigation of inflation. Mitigation of inflation. How the government or the RBI controls inflation, what are the tools that government has in his hand, and the tools which is in the hand of RBI to control inflation and deflation. So we're going to discuss this in today's class. So first of all, we need to discuss what are the effects of inflation. So पहला, क्रेडिटर्स और डेबिटर्स. क्रेडिटर्स वो लोग जिनको पैसा देना है, जैसे कि बैंक्स हो गए. बैंक्स पैसे देते हैं, अगर किसी बिजनेसमैन को अगर वो पैसे देते हैं, वो क्रेडिटर हो गया, राइट. डिबेटर वो पैसे लेंगे, राइट. तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्रेडिटर्स एंड डिबेटर्स. सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइस, मतलब राइजिंग प्राइस का मतलब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन, अगर इन्फ्लेशन होगी, जो डिबेटर्स होंगे वो पॉजिटिव साइड पर होंगे और जो क्रेडिटर्स होंगे वो नेगेटिव साइड पर होंगे. वो क्यों इसलिए होंगे? क्योंकि जब वो डिबेटर्स होंगे जिन्होंने मतलब पैसे लिए होंगे, लेट्स से किसी डिबेटर ने पैसे 2010 में लिए हैं, उस टाइम जो रुपये की वैल्यू थी, इट इज द करेंसी की जो भी हमारी वैल्यू थी, लेट्स से इट इज 50 रुपीज. एंड 2012 में जब वो उसको पैसा वापस करना है तो रुपये की जो वैल्यू होगी 55 रुपीज. जो डिबेटर होंगे उसको वो 50 रुपीज के हिसाब से ही वो पैसा उसको वापस करना पड़ेगा. क्लियर? बट जो क्रेडिटर साइड होगी वो लूज होगी, राइट. क्योंकि उस टाइम तक जो करेंसी की वैल्यू है वो फॉल हो चुकी है, द वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स. सो इसलिए जो डिबेटर को जो पैसा रिटर्न करना पड़ेगा वो पुरानी करेंसी के हिसाब से, पुरानी वैल्यू के हिसाब से करना पड़ेगा, राइट. क्योंकि उस टाइम पे जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू थी उसको उस हिसाब से पैसा वापस करना पड़ेगा. बट ऑन द अदर हैंड जो क्रेडिटर्स होंगे उन्होंने जो पैसा दिया होगा उनको तो एक तरीके का वो घाटा हो गया ना, क्योंकि वो पैसा उस टाइम पर स्ट्रॉन्ग था, बट अभी आफ्टर 2 years वो पैसा भी वीक हो गया. तो इसके लिए जब इन्फ्लेशन होती है, जब महंगाई बढ़ती है, डिबेटर्स आर ऑन द पॉजिटिव साइड एंड क्रेडिटर्स आर ऑन द नेगेटिव साइड. सो दिस इज बिकॉज द वैल्यू ऑफ मनी इज लेस देन व्हेन दे बोरोड द मनी, राइट. जो डिबेटर्स होंगे उस टाइम पर जब उन्होंने पैसे को बोरो किया होगा, तब उस टाइम पर द वैल्यू ऑफ दैट मनी वाज लेस. नेक्स्ट वन, सैलरीड पर्सन के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा इन्फ्लेशन के ऊपर. जो सैलरी पर्सन जैसे कि क्लर्क्स, टीचर्स एंड अदर व्हाइट कॉलर पर्संस, दे विल बी ऑन द लूजिंग साइड ऑफ इन्फ्लेशन, राइट, व्हेन देयर इज एन इन्फ्लेशन. क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी तो है फिक्स्ड, राइट. उनकी फिक्स सैलरी होने की वजह से उनकी जो सैलरी बढ़ती है पर ईयर वो कम बढ़ती है, लेट्स से एज कंपेयर टू इन्फ्लेशन. तो they have a very slow adjustment in their salaries. So that's why salaried person are on the losing side. Another one is on investment. Definitely it will boost the investment when there is an inflation. Why? When there is high inflation, ये मैंने ऑलरेडी इन्फ्लेशन वाले चैप्टर में डिस्कस किया है, बट आई वांट कि आप एक बार उसको पिछले चैप्टर को जरूर पढ़ लीजिए. व्हेन देयर इज हाई इन्फ्लेशन, देयर इज डिमांड इन इकोनॉमी. देयर इज डिमांड इन इकोनॉमी. क्यों डिमांड, क्यों है इकोनॉमी? क्योंकि मनी सप्लाई है. ऑलवेज आई टोल्ड यू दैट कि कभी भी जब भी इन्फ्लेशन होगी उसके पीछे मेन रीजन क्या होगा? मनी सप्लाई. तो मनी सप्लाई मार्केट में ज्यादा होगी, इकोनॉमी में ज्यादा होगी. मनी सप्लाई ज्यादा क्यों होगी? क्योंकि उस टाइम पर डिमांड है इकोनॉमी में. व्हेन देयर इज डिमांड इन इकोनॉमी, देन देयर इज high profit in business. When there is high profit in business, it will leads to investment. बिजनेसमैन होगा वो यही चाहेगा कि उसको प्रॉफिट हो रहा है तो वो नया प्रोजेक्ट लगाए, नई इन्वेस्टमेंट लगाए. तो देयर विल बी एन इन्वेस्टमेंट. व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट, देयर विल बी हाई एम्प्लॉयमेंट. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन इन्फ्लेशन ऑन इन्वेस्टमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट. नाउ अनदर वन इज ऑन सेविंग के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा. सेविंग वालों के लिए वो डिक्रीज होगी. क्यों? क्योंकि वो अगेन द वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स. क्योंकि वो जो सेव कर रहा होगा वो पिछले 4 या 5 सालों के लिए सेव कर रहा होगा, तो उस टाइम पर जो वैल्यू ऑफ मनी थी वो कम थी, बट अभी क्या वैल्यू ऑफ मनी, उस टाइम पे वैल्यू ऑफ मनी ज्यादा थी, तो अभी क्या वैल्यू ऑफ मनी कम हो गई है. सो इट विल डिक्रीज द इन्फ्लेशन, इट दे विल बी ऑन द लूजिंग साइड. सो ऑब्वियसली, और जब अनदर हैंड व्हेन देयर इज अ सेविंग, तो अगर महंगाई ज्यादा होगी, व्हेन देयर इज हाई इन्फ्लेशन, चीजें महंगी होंगी, एंड इट विल ऑल्सो लीड टू लेस सेविंग.
सेविंग कम होगी। व्हेन देयर इज हाई इन्फ्लेशन, महंगाई ज्यादा है, लोगों के पास पैसा कम बचेगा, पैसा कम बचेगा, वो ज्यादा चीज खर्चेंगे क्योंकि चीज महंगी हो गई है मार्केट में। जो पहले चीज 10 रुपीज में थी अब वो 15 रुपीज में मिल रही है, तो 5 रुपए उसको एक्स्ट्रा देने पड़े, तो 5 रुपए क्या है, लेस सेविंग। तो 5 रुपीज इज लेस सेविंग, सो दैट्स वाई सेविंग को फर्क पड़ेगा। अनदर वन इज एक्सचेंज रेट। सो डेफिनेटली अगर इन्फ्लेशन ज्यादा होगी तो एक्सचेंज रेट, क्योंकि द वैल्यू ऑफ मनी फॉल्स एंड द इकोनॉमी, द वैल्यू ऑफ मनी विल डेप्रिशिएट। अनदर वन इज एक्सपोर्ट। So it gain competitive prices in the world market, which increase the volume of export and thus export income increases. तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट में वो फायदा होगा जब कभी भी इन्फ्लेशन होगी। इंपोर्ट, इंक्रीज्ड इन्फ्लेशन शुड also increase the exchange rate. If you can trade foreign currency for more domestic currency, then export should be increased and import should decrease. Right? So I hope आपको यहाँ पे पता लग गया होगा, जब कभी भी जो इंपोर्टर्स होते हैं मेजोरिटी में, अगर वहां पे इन्फ्लेशन मार्केट इकोनॉमी में ज्यादा होगी, इट विल अफेक्ट द एक्सचेंज रेट। तो हमको जो हमारी इकोनॉमी, जो करेंसी होगी वो वीक होगी। व्हेन अ करेंसी इज वीक, तो हमारे इंपोर्टर को ज्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे जहां से वो सामान ले रहा है। राइट, लेट्स से अगर वो 2010 में हमारी वैल्यू थी 50, तो अगर 2012 में उसको 55 रुपीज उसी चीज के लिए देने पड़ेंगे, तो 5 रुपीज उसको एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। तो डेफिनेटली इंपोर्टर्स को नुकसान हो रहा है। और एम्प्लॉयमेंट का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, अगर इन्फ्लेशन हाई होगी तो एम्प्लॉयमेंट भी हाई होगी। सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन आर इकोनॉमी। सो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के दो तरीके होते हैं बेसिकली। सो वन इज द गवर्नमेंट एंड उसको बोला जाएगा फिस्कल पॉलिसी, अनदर वन इज आरबीआई, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। सो फिस्कल पॉलिसी में क्या क्या चीजें आती है, जैसे टैक्सेशन वो गवर्नमेंट के हाथ में होती है, वो आरबीआई के हाथ में तो नहीं होती। तो टैक्सेशन की बात कर ले, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की अगर हम बात कर ले, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की जो फ्लक्चुएशंस या एक्सपोर्ट बैन्स हो गए, इंपोर्ट्स को कैसे बढ़ाना है, तो उन चीजों की अगर हम बात कर ले, वो सब ये फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है। रही बात मॉनेटरी पॉलिसी के लिए, उसमें के लिए जैसे टूल्स सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, ये चीजों को हम यूज करते हैं टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे ये क्या चीजें हैं। तो फर्स्ट स्टेप है हाउ द गवर्नमेंट कंट्रोल्स इन्फ्लेशन वाया इंपोर्ट बैन्स। तो बेसिकली सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करेगी, इंपोर्ट बैन करेगी। क्यों? क्योंकि हम जब चीजें बाहर से वाया इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स को बेसिकली बैन नहीं करेंगे, इंपोर्ट्स के ऊपर वो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स कर देंगे। ठीक है, तो ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स कर देंगे, उसके ऊपर टैक्स नहीं कोई लगेगा अगर बाहर से कोई चीज आएगी। लेट्स से ये बहुत सा प्रोमिनेंट है ये सर्दियों में, इन द विंटर्स व्हेन देयर इज लेस सप्लाई ऑफ वेजिटेबल्स, तो इट लीड्स टू हाई प्राइस। हाई प्राइस होने की वजह से क्या है, तो हमारे यहाँ पे आप हमेशा देखोगे जो अनियन प्राइसेस हर साल सर्दियों में राइज हो जाते हैं। इसके लिए क्या करेंगे गवर्नमेंट, क्या करेंगे, उसके ऊपर जो टैक्सेस लग रहे हैं, ड्यूटी, जो कस्टम कह सकती हो, या उसके ऊपर जो ड्यूटी लग रही है हमारे यहाँ पे चीज आने की, तो उसको वो एबॉलिश कर देते हैं, या उसको फ्री कर देंगे, उसको कम कर देंगे। उससे क्या होगा, इंपोर्ट्स विल इंक्रीज एंड इट विल इंक्रीज गुड्स इन अ मार्केट, गुड्स इन मार्केट। तो मतलब लेट लीड्स टू सप्लाई। अगर सप्लाई ज्यादा होगी इट विल फुलफिल डिमांड। अगर डिमांड फुलफिल होती है, अगर हमारी डिमांड फुलफिल होंगी, डिमांड फुलफिल होने से प्राइसेस भी नीचे आएंगे। अनदर वन इज बैन्स और कोर्सिव मेजर। बैन किसके ऊपर करेंगे, बैन्स करेंगे वो एक्सपोर्ट के ऊपर। अगेन आई विल टेक एन एग्जांपल ऑफ अनियंस। तो अनियंस को अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारी यहाँ पे जो पॉपुलेशन है, हमारी यहाँ पे जो नीड्स है, वो कैसे पूरी होंगी। अगर वो यहाँ पे हमारी नीड्स नहीं पूरी होंगी तो ऑब्वियसली सप्लाई पीछे से कम हो जाएगी, डिमांड ज्यादा है। तो डिमांड अगर ज्यादा है इट विल अफेक्ट द प्राइसेस, तो इट विल राइज ऑफ इन्फ्लेशन। तो बैन करने से हम एक्सपोर्ट को बैन, हम एक्सपोर्ट्स को बैन कर दें, फूड कमोडिटीज के एक्सपोर्ट को बैन कर दें, राइस पल्सेस के एक्सपोर्ट को बैन कर दें, इससे क्या होगा, हम हमारे यहाँ के पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा कर पाएंगे और इससे इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अनदर वन इज वाया स्कीम। तो स्कीम्स में जैसे कि यहाँ पे हमने स्कीम देखी होगी, अंत्योदया अन्न योजना या फूड सिक्योरिटी स्कीम, फूड सिक्योरिटी बिल में आया था। तो अंत्योदय अन्न योजना आपने स्कीम सुनी होगी, 2 रुपए 2 रुपीज पर केजी राइस, 3 रुपीज पर केजी दाल। तो आपने ये सब चीजें सुनी होगी।
तो ये सारी स्कीम्स के थ्रू ऑब्वियसली अगर इतने सस्ते रेट में अगर लोगों को चीजें मिल रही हैं तो लोगों के तो महंगाई कम लगेगी। अगर मार्केट में चीजें 40 रुपीज है तो गवर्नमेंट 38 रुपीज की अगर सब्सिडीज दे रही है राइस के ऊपर, तो 2 रुपीज अगर वो चीज उनको मिल रही है राशन के राशन कार्ड के ऊपर, तो ये भी एक अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट की तरफ से, राइट। और तो और पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स हैं वहाँ पे। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की एक बहुत अच्छी एग्जांपल है। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होने की वजह से क्या होगा कि जो मिडल मैन होगा वो नहीं होगा, तो जो लोगों को पूरा पैसा उनके बैंक अकाउंट में आएगा, लोगों को पूरा पैसा उनके बैंक अकाउंट में आएगा, तो मतलब उसमें देयर विल बी नो ब्लैक मनी, there will be no black money. When there is no black money, obviously it will affect the inflation, right? Another one is via policies जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट यहाँ पे मल्टी ब्रांड रिटेलिंग कर देती है, मल्टी ब्रांड रिटेलिंग कर देगी। अगर मल्टी ब्रांड रिटेलिंग होगी, जैसे वॉलमार्ट इज देयर, अगर वॉलमार्ट जैसी चीजें आएंगी तो वो डायरेक्टली किसान के साथ वो कनेक्ट कर पाएंगी। अगर वो किसान के साथ कनेक्ट कर पाएंगी तो देयर विल बी नो मिडल मैन। व्हेन देयर इज नो मिडल मैन, तो इट विल अगेन रिड्यूस द इन्फ्लेशन। और तो और भी चीजें उसमें और इंक्लूड हो जाएंगी, जैसे कि मिडल मैन नहीं होगा, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोरेज अच्छे तरीके से हो पाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ पे मैक्सिमम जो फूड के ऊपर जो इन्फ्लेशन बढ़ती है उसका बहुत बड़ा कारण है स्टोरेज का। तो हमारे यहाँ पर स्टोरेज इतनी ज्यादा नहीं है, जिसकी वजह से फूड वेस्टेज बहुत है। सो फूड वेस्टेज होने की वजह से इन्फ्लेशन के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो अगर फूड वेस्टेज कम होगी तो उतनी इन्फ्लेशन भी कम रहेगी। पॉलिसीज में मैंने बता दिया। और तो और पॉलिसीज में ये भी हो सकता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के ऊपर मार्केट फी को कम कर देना, मार्केट फी को रिड्यूस कर देना या अबॉलिश कर देना। तो जैसे वेस्ट बंगाल ने भी एक बार किया था, तो उसके ऊपर सरकार उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लेगी, कुछ नहीं कमाएगी, तो इस स्कीम्स के थ्रू। तो और बजटरी प्रोविजंस भी इसमें से हो सकते हैं। तो दीज आर द गवर्नमेंट स्टेप्स। So next one is steps taken by RBI. So it means the very first is CRR. CRR is cash reserve ratio. Now what is cash reserve ratio? Cash reserve ratio means कि आपको amount you have to submit a some amount ऑफ योर किसी भी कमर्शियल बैंक को, तो उसको कुछ अमाउंट कुछ परसेंटेज में अमाउंट वो डायरेक्टली सबमिट करनी पड़ेगी आरबीआई को। तो मतलब उसको कैश को रिजर्व करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश, इन द फॉर्म ऑफ प्योर लिक्विडिटी। तो अभी जो प्रेजेंट हमारा कैश रिजर्व रेशियो है, इट इज राउंड अबाउट 4%। तो 4% है हमारा कैश रिजर्व रेशियो। तो मतलब लेट्स से उसको 4% उनको सबमिट करवाना पड़ेगा आरबीआई के पास। तो अगर तो मैंने ऑलरेडी क्या बताया कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने क्या करना पड़ेगा। अगर तो मार्केट में हाई लिक्विडिटी है तो इट विल बी हाई इन्फ्लेशन, अगर लो लिक्विडिटी है तो लो इन्फ्लेशन, राइट। तो इसी तरीके से लेट्स से कि एक बैंक के पास ₹100 है और सीआरआर रेशो इट्स 5%, तो मतलब ₹5 उनको आरबीआई के पास जमा करवाना पड़ेगा। बाकी टोटल जितनी भी उनके पास अमाउंट होगी इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी, उसका 5% होगा, ठीक है। उसको ₹5 जमा करवाना पड़ेगा। तो बैंक के पास कितने पैसे बचे? 95। तो बैंक के पास ₹95 बचे, तो 95 बैंक कैन लेंड टू पीपल या लेंड टू बिजनेसमैन। व्हेन दे कैन लेंड टू बिजनेसमैन, तो उसमें से उनको इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर लेट से सीआरआर 10% हो जाता है, तो अब बैंक के पास कितने पैसे बचेंगे? ₹90। अगर बैंक के पास अब ₹90 बचेंगे, तो बैंक के पास अब कम पैसे हैं, तो बैंक को तो अपना प्रॉफिट को मेंटेन करना है ना। तो बैंक को अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्हेन बैंक हैज लेस मनी, इट विल इंक्रीज इंटरेस्ट। अगर व्हेन देयर इज इंक्रीज इन ट्रस्ट, people will take less loan. When people will take less loan, there will be less money supply in the market. When there is less money supply in the market, so it will reduce inflation, right? So ये function होता है CRR का। Another one is SLR. SLR means statutory liquidity ratio. Now what is statutory liquidity ratio? Now what is statutory liquidity ratio? Now statutory liquidity ratio means
बैंक को लिक्विडिटी की फॉर्म में उनको चाहे वो कैश हो, गोल्ड हो, सिक्योरिटीज हो या कुछ भी, उसको कैश की लिक्विडिटी की फॉर्म में उनको अपने बैंक में, अपने कमर्शियल बैंक में जितना उसको इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडिटी रखना पड़ेगा, राइट। लेट्स से अगर बैंक के पास 100 रुपीज है और एसएलआर 18% चल रहा है, तो बैंक को 18% अपने पास रिजर्व रखना पड़ेगा। और ये बैंक दे कैन नॉट गिव इट टू पीपल फॉर लोन, पीपल एज अ लोन। तो उनको ये मतलब ये अपने पास उनको एज अ कैश रिजर्व रखना पड़ेगा। इसको बोला था स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो उसको लिक्विडिटी को मेंटेन रखना पड़ेगा, राइट। तो मतलब जितना ज्यादा एसएलआर होगा तो बैंक उतना ज्यादा सबमिट करवाना पड़ेगा। लेट्स से अगेन फॉर आई विल टेक एन एग्जांपल कि अगर सीआरआर, जो कि ऑब्वियसली आरबीआई को सबमिट करवाना पड़ेगा, सीआरआर 5% चल रहा है, तो एसएलआर अगर 10% चल रहा है, तो बैंक के पास टोटल ₹100 है। तो मतलब टोटल अगर मिला ले तो अब बैंक के पास सिर्फ ₹85 बचे हैं जो वो एज अ लोन दे सकता है, राइट। तो ऑन द अदर हैंड अगर मैं केस 2 ले लेता हूं, अगर सीआरआर गवर्नमेंट बढ़ा देती है, लेट्स से 10% कर देती है और एसएलआर 20% कर देती है, नाउ बैंक ओनली हैज ₹70। अब अगर बैंक के पास ₹70 हैं और बैंक के पास ₹85 है, तो बैंक को तो अपना प्रॉफिट मेंटेन करना है ना। तो व्हाट बैंक विल डू, अगर बैंक के पास कम पैसे होंगे तो इट विल इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। अगर बैंक के पास पैसे ज्यादा है तो इट विल डिक्रीज इंटरेस्ट रेट, क्योंकि बैंक को अपना प्रॉफिट मेंटेन करना है। अगेन बार बार बोल रहा हूं, अगर ₹70 में अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा तो पीपल विल नॉट बाय, because people will not take a loan. When people will not take a loan, so there will be less money supply. When there is less money supply, there will be less inflation. So पूरी गेम क्या है, मनी सप्लाई को मेंटेन करना मार्केट में। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ सीआरआर एंड एसएलआर। तो मतलब अगर तो बैंक को टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लेनी है, अगर बैंक को टाइट मॉनेटरी पॉलिसी लेनी है, मतलब मार्केट में मनी का फ्लो कम रखना है, मतलब इन्फ्लेशन से फाइट करनी है, तो सीआर और एसआरआर को इंक्रीज कर देते हैं। अगर तो वहां पे इन्फ्लेशन डिफ्लेशनरी अगर कंडीशन चल रही है इकोनॉमी में, डिमांड कम है, तो वो क्या करेंगे, सीएल और एसएलआर को नेगेटिव कट कर देंगे, तो मतलब डाउन कर देंगे, उसको डिक्रीज कर देंगे, जैसे अभी आजकल चल रहा है। तो अभी सीआर और एसएलआर काफी ज्यादा कम है। प्रेजेंट एसएलआर है वो लगभग 18.5%, और किसी टाइम पर जो हमारा एसएलआर था वो 35% तक भी गया हुआ है। अगली बात को करेंगे हम रेपो रेट। रेपो रेट को हम रीपरचेज रेट भी बोल देते हैं। नाउ व्हाट इज रीपरचेज रेट? दिस इज डिफाइंड एज इंटरेस्ट पे टू आरबीआई बाय कॉमर्शियल बैंक फॉर शॉर्ट टर्म। फॉर शॉर्ट टर्म, ये शॉर्ट टर्म कितनी होती है? 14 डेज। ऑब्वियसली अगर तो इंटरेस्ट यहाँ पे रेपो रेट इंक्रीज हो जाता है, अगर लेट्स से यहाँ पे रेपो रेट इंक्रीज होगा, तो कमर्शियल बैंक को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, किसको? आरबीआई को। तो अगर कमर्शियल बैंक को आरबीआई को ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली कमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसे नहीं लेगी, क्योंकि उनको इंटरेस्ट रेट ज्यादा पे करना पड़ा है। तो ऑब्वियसली अगर आरबीआई से वो पैसे नहीं लेंगे तो कमर्शियल बैंक आगे लोन को लेंड नहीं कर पाएंगे, लोन लेंडिंग विल डिक्रीज। व्हेन देयर इज लेस लोन लेंडिंग, तो बैंक के पास पैसा कम होगा, अगेन वही गेम, बैंक के पास पैसा कम होगा, बैंक लोन कम लेंड कर पाएंगे। अगर बैंक कम लेंड कर पाएंगे तो अगेन इट इज फॉर टू फाइट इन्फ्लेशन। तो अगर मार्केट में, तो बेसिकली रिवर्स रेपो रेट क्या है? रिवर्स रेपो रेट इज ऑपोजिट ऑफ रेपो रेट। तो दैट मीन्स अगर आरबीआई नीड टू गिव इंटरेस्ट टू कमर्शियल बैंक, सो बेसिकली चाहे वो गवर्नमेंट स्टेप्स हो चाहे वो आरबीआई स्टेप्स हो, तो इनका इन्फ्लेशन को फाइट करने का सबसे जो सोल पर्पस क्या होगा कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करना।
मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। मैंने गवर्नमेंट के बता दिया वाया इंपोर्ट एक्सपोर्ट टैक्सेशन से भी अगर तो सरकार टैक्स बढ़ा देगी तो लोगों के पास खुद के पास पैसा कम रहेगा, लोगों के पास खुद के पास पैसा कम रहेगा, लोग कम पैसा खर्च पाएंगे। अगर लोग कम पैसा खर्च पाएंगे तो इट विल ऑल्सो लीड टू लेस डिमांड इन द इकोनॉमी और इन्फ्लेशन से फाइट होगी, इन्फ्लेशन को कम होगा। इन द सेम वे आरबीआई के भी यही स्टेप्स है, सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ऑलरेडी एक्सप्लेन। So in my next class, I will be discussing a very